बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रांजिशन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें से वेनेडियम था, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन और कॉपर की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। कॉपर की केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद हमारा चैप्टर 14 ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के एक्सरसाइज को, जिसका फर्स्ट पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए टेक्स्ट किताब में जो टेक्स्ट है, जो चैप्टर का पोर्शन है, वो कम से कम आपको स्टडी करना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह, तब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते होंगे। नंबर 1 MCQs का स्टेटमेंट इस तरह है स्टूडेंट्स के द ट्रांजिशन मेटल्स कॉपर एंड डैश अननोन, जो हमसे मांगा गया है, आर बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का मतलब है कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बेस्ट। ठीक है, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा लेकिन दूसरे मेटल्स के मुकाबले में रेजिस्टेंस इनमें कम होगा। अब कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आयरन, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। स्टूडेंट्स, जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वो हमारे पास आयरन है। कॉपर और आयरन जो है ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस शो करते हैं। ये बाकी एलिमेंट्स भी कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि दे आर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स इन फैक्ट। लेकिन इनके मुकाबले में फिर आयरन जो है वो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। ट्रांजिशन मेटल्स, सेकंड स्टेटमेंट है एमसीक्यूज का, ट्रांजिशन मेटल्स यूजुअली एग्जिबिट डैश वैलेंसीज। के ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे? नंबर 1 वेरिएबल शो करे, नंबर 2 नॉर्मल शो करे, सी ऑप्शन सी इनफैक्ट परमानेंट, नंबर डी अनचेंजेबल। स्टूडेंट्स, अगर आप सी और डी को देखें, दोनों सिनोनिम्स हैं, अल्फाज मतलब एक ही है लेकिन अल्फाज दूसरे हैं, तो सी और डी को स्किप कर दें, कंप्लीटली इनकरेक्ट है। फिर हमारे पास वेरिएबल और नॉर्मल आएगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए हमने बात की थी, डिस्कशन की थी कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर डी एंड आउटर 4s ऑर्बिटल्स के ये एट द सेम टाइम 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं बॉन्डिंग में, और इनर 3d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर सही आंसर है, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स यूजुअली एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज। जैसे आयरन है, कभी आयरन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कभी आयरन 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसी तरह कॉपर 1 एंड कॉपर 2 आपको ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इंफॉर्मेशन है। नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने नोमेनक्लेचर में बात की थी कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम ATE से ख़त्म होगा। स्टूडेंट्स, कॉपर क्यूप्रेट बनेगा, आयरन फेरेट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कितने लीगेंड्स हैं उसके साथ? 4, तो टेट्रा हो जाएगा। क्लोराइड नेगेटिव है, लीगेंड जब नेगेटिव हो तो उसका नाम O से ख़त्म होगा, टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, शेप की बात हो रही है, या जियोमेट्री के हम कह सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्री कौन सी है? स्टूडेंट्स, जब 4 लीगेंड्स हो, अपना कंसेप्ट डेवलप करें, जब हमारे पास 4 लीगेंड्स हो तो आप समझ जाए कि द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। There is the involvement of 1s and 3p orbitals in hybridization. So the geometry will be tetrahedral. Octahedral तो उस वक्त पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब 6 लीगेंड्स हों। स्क्वायर प्लेनर उस वक्त पॉसिबल है जब लीगेंड्स अटैच्ड लीगेंड्स स्मॉलर इन साइज हो, और रोम्बिक जो है वो तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए है, हमने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, ये हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस के साथ ये डिस्कस किया था,
और स्क्वायर प्लेनर के लिए हमने सिस्प्लाटिन को डिस्कस किया था, एंटी कैंसर ड्रग है या एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पर स्क्वायर प्लेनर जहां पर चारों लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम एक ही प्लेन में हो। एंड टेट्राहेड्रल मीथेन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। नंबर 4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड में जहां पर क्रोमियम के साथ 2 क्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपली क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, 1 नेगेटिव, there are 2 chlorines, 2 negative. Oxygen belongs to group 6, there are 2 oxygens, each oxygen is 2 negatively charged, so total charge on the oxygen is 4 negative. Group 6 से है, 2 negative है, 2 हैं तो टोटल 4 नेगेटिव हो जाएगा। अब 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव न्यूट्रल किससे होगा? 6 पॉजिटिव से होगा। अब ऑप्शंस देख लें, 2 से बैलेंस नहीं होगा, 3 से बैलेंस नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स दैट इज 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस केस इज 6 पॉजिटिव। नंबर 5 एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है कि अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टूडेंट्स दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ है। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, रिवीजन के लिए, इज यूज्ड इन डाइंग कलरिंग एजेंट, जहां पर डाई किया जाता है। एंड डैश इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है? ग्लास, पेपर, सीमेंट में? नो। टैनिंग इंडस्ट्री में। हमारा जो सही ऑप्शन है टैनिंग इंडस्ट्री। चमड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, चमड़े के कारखाने में उसको एक पर्टिकुलर रंग देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, टैनिंग इंडस्ट्री। और एमसीक्यूज नंबर 6 में है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यू नो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट इज 7+। तो वो कहाँ पे यूज होता है, या क्वेश्चन है कि इज एक्ट्स एन विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग और कलरिंग। ब्लीचिंग और कलरिंग यहां पर अप्लाई नहीं होंगे ये टर्म्स, इन दोनों में से कंफर्म कर लो, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। अगर आपको याद हो मैंगनीज की केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, और वहां पर हमने बात की थी कि मैंगनीज 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएगा। तो जो सही ऑप्शन है इन केस ऑफ एमसीक्यूज नंबर 6, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? पैरामैग्नेटिज्म पहले हमें समझना चाहिए कि ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करे, उसके साथ ताउन करे। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड मिलकर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब आप ऑप्शंस अपने लिए सेलेक्ट करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो पैरामैग्नेटिक नेचर है ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, पेयर्ड या अनपेयर्ड की बात नहीं है स्टूडेंट्स। नंबर बी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजीली इजेक्टेड, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, आयनाइज आसानी से होगा। नंबर सी या ऑप्शन सी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और या नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स जो सही ऑप्शन है इस केस में दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिज्म जो है उतना ज्यादा होगा। इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो तो फिर उस केस को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एमसीक्यूज 8 का स्टेटमेंट है कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन, नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ऑप्शन बी जो है दैट इज स्टूडेंट्स दिस इज ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, के एमोनिया से हम नाइट्रिक एसिड बनाएं, उसके दौरान वेनेडियम पेंटॉक्साइड एस कैटलिस्ट यूज होगा। ऑप्शन सी पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथेन टू पॉलीईथीन। नंबर फर्स्ट इस स्टेटमेंट के बारे में स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि ईथेन और पॉलीईथीन मतलब ये है कि हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और हो सकेगा, लेकिन ईथेन से फिर पॉलीमर नहीं बन पाता, नॉर्मली ईथीन से पॉलीईथीन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज एमसीक्यूज ऑप्शंस आर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। डी ऑप्शन जो है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की या वेनेडियम की केमिस्ट्री जब डिस्कस की थी तो वहां पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन को डिस्कस किया था बाय कांटेक्ट प्रोसेस, जिसमें हमने कहा था कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सही ऑप्शन है हमारा इन दिस केस दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। नंबर 9 एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है कि विच एलिमेंट इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिज्म आपसे बात शेयर की गई कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो पैरामैग्नेटिज्म है, अगर एक्सट्रीम केस हो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो फेरोमैग्नेटिज्म प्रोसेस होगा। अब इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक नहीं है। आयरन फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, फिर कोबाल्ट में भी मौजूद है और Sb एलिमेंट भी, उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो सही ऑप्शन है जो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट नहीं है दैट इज निकल इन दिस केस, ठीक है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक आंसर्स हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन हेक्सासायानोफेरेट 2 में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने आयंस के साथ या कितने लीगेंड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है या कितने लीगेंड्स अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो यहां पर देख लें स्टूडेंट्स, सिंपली कितने लीगेंड्स बॉन्डेड हैं उसके साथ, 6। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन दैट इज 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। लेकिन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज 4 नेगेटिव। स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 नेगेटिव, coordination number of iron in this case is 6, ना positive या negative, only 6। और oxidation state of iron जो है that is 2 positive, ठीक है। 2 positive कैसे है, 6 cyanide ions है हमारे पास, तो 6 negative। अब 6 negative 6 positive से न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन अगर आप आंसर देखें, ओवरऑल चार्ज देखें that is 4 negative, it means के there is the presence of 2 positive। 2 positive और 6 negative को जब हम ऐड कर लेते हैं तो उससे जो आंसर आएगा वो 4 negative आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 10 की केस में ऑप्शन है सही दैट इज ऑप्शन डी। 11 नंबर एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है कि सेलेक्ट लीगेंड विच इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, बाय इज यूज्ड फॉर द 2, डेंटेट वो लीगेंड्स जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं, उनका पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो लीगेंड है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। वाटर में स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रेजेंट तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन शेयर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। एमोनिया में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है कार्बन एटम पर, लेकिन अगर आप देखें ऑक्सलेट आयन है हमारे पास C2O4 ऑक्सलेट आयन। लास्ट लेक्चर में इसकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था मैंगनीज के साथ। तो जो सही ऑप्शन है इन दिस केस
bidentate ligand is oxalate ion. स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 12 में पूछा गया है हमसे कि कॉपर 2+ salts solution is blue in color due to the transition of electrons from. क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिशन मेटल कॉपर का जो सोल्यूशन है जिसमें कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ब्लू इन कलर है। ब्लू कलर क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन की वजह से। अब हमसे पूछा गया है कि ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन किस सबशेल से हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें पूछा गया है कि एस सबशेल से पी सबशेल में, या बी में कहा गया है कि डी से डी सबशेल में, सी में पी से डी सबशेल में, और ऑप्शन डी जो है पी से पी सबशेल में। हमने तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में जब कलर को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने कहा था कि जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एक्साइटेशन इन डी एक्साइटेशन, कि डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो दोबारा डी सबशेल में आएगा। अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 में से 3 लोअर एनर्जी में रह जाते हैं और 2 हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होगी और फिर दोबारा हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में डी एक्साइटेशन होगी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है इन दिस केस दैट इज डी टू डी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। नंबर 13 में पूछा गया है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is acting as a strong oxidizing agent, reducing agent, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग एजेंट, या ऑप्शन डी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 1 स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज द एजेंट विच रिमूव वाटर। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिस्कस किया था, तो ऑप्शन डी कंप्लीट गलत है। नंबर सी ब्लीचिंग एजेंट है। हमने केमिस्ट्री डिस्कस की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर हम ब्लीचिंग एजेंट की बात नहीं करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है विच एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, जो सब्सटेंसेस की कलर को ख़त्म करेगा। इस केस में क्रोमियम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्रोमियम इन दिस केस इज in 6+ oxidation state. Chromium is in 6+ oxidation state. Students, क्रोमियम जब 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये दूसरे सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और खुद इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज और खुद गेन करेगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट्स दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज ऑफ द 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पॉसिबल है कि अगर ये 2+ में हो या 3+ में हो तब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर सकता है। नॉर्मली दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड लास्ट MCQs है स्टूडेंट्स विच इज 14 नंबर, उसका है कि अब स्टेटमेंट है कि व्हेन सॉलिड पोटेशियम क्रोमेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स सॉल्यूशन कलर। पोटेशियम क्रोमेट जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो इसका कौन सा कलर आएगा? अगर आप पिछली क्लास को रिवाइज करें तो क्रोमियम की केस में हमने क्रोमेट और डाइक्रोमेट को डिस्कस किया था, उनकी इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। प्रिंसिपल जो हमने उसके साथ रिलेट किया था या डिस्कस किया था वो ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल था, और एसिडिक और बेसिक मीडियम की भी बात हो गई थी उसमें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन इन दिस केस पोटेशियम क्रोमेट की केस में दैट इज येलो। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा और पोटेशियम क्रोमेट जो है वो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। पिंक कलर नहीं है और रेड भी नहीं है और वायलेट भी, मतलब ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ सही ऑप्शन जो है येलो है। 15 और लास्ट MCQs में ये पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हेन आयंस आर, दिस इज इन फैक्ट व्हिच आयंस स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट व्हेन आयंस। स्टेटमेंट है कि which ions are used as catalyst in the reaction between परसल्फेट ion and iodide ion। आयोडाइड आयन और परसल्फेट आयन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपको याद हो ये लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन की थी कि कौन से मेटल के आयंस यूज होंगे परसल्फेट और आयोडाइड आयंस के रिएक्शन के लिए। सही ऑप्शन था आयरन।
और आयरन को हमने दो केसेस में डिस्कस किया था कि आयरन 2 या आयरन 3 दोनों हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम आयरन 2 यूज़ करेंगे तो पहले आयरन 2 क्या होगा, ये पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा और आयरन 2 से ये आयरन 3 में कन्वर्ट होगा। सेकंड स्टेट में आयरन 3 आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके आयोडाइड आयन को आयोडीन नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाएंगे और ख़ुद वो आयोडीन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन 3 गेन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 2 में। अब आप पर डिपेंडेंट है, अगर आप आयरन 2 ले लेते हैं या आयरन 3, अगर आयरन 3 हम लेंगे तो फिर आयोडीन वाला जो पोर्शन है ये रिएक्शन पहले होगा और उसके बाद पर सल्फेट वाला पोर्शन जो है वो बाद में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किताब में पर सल्फेट और आयोडाइड आयन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन आयंस देख सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आयरन 2 एंड आयरन 3। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज चैप्टर 14 को डिस्कस किया जिसमें हमने स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।